पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में इस घटना के बाद संसद में भी आज हंगामा देखने को मिला, जैसा आपने रिपोर्ट में देखा। लेकिन सड़क पर भी यह मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में तमाम कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई करने वाले छात्रों का सड़क पे प्रदर्शन जारी है। उनका इस बात को लेकर आरोप है कि सरकार इस प्रकार की अव्यवस्था को आखिर दूर क्यों नहीं करती, क्यों इस प्रकार की दुश्वारियां उनके हिस्से में आती हैं। आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा तो दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे, छात्रों के बीच में उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि आप घबराइए नहीं, हर प्रकार की जांच होगी और हर शिकायत का निवारण किया जाएगा। इस बीच पुलिस की कार्रवाई भी आगे बढ़ती रही, लेकिन किस तरह से संसद के बाद सड़क तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को संसद से सड़क तक राउ कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला छाया रहा। छात्र सड़कों पर जमे रहे। उनकी शिकायत थी कि बार बार नोटिस और शिकायती पत्रों पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। स्थानीय पार्षद और विधायक ने मामले की अनदेखी की। इसी का नतीजा रहा कि 3 छात्र असमय काल के गाल में समा गए। ऐसे पहले भी हादसे होते रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले वो हादसा भी हुआ था पटेल नगर वाला, पर उस पर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी हम कल देख भी रहे थे कि वो वहाँ के उसी पीजी का एक लड़का ये कह रहा था कि वो गड्ढा अभी तक भरा नहीं गया है, वो गड्ढा अभी तक वैसे ही है। इस बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंच उन्हें आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दुख की घड़ी में वे परिजनों के साथ हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन की बात कर रहा हूँ। जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। घटना के बाद एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को धार दी और बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ने जानकारी दी कि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर को सेवा से निलंबित किया गया है। जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जी, जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। जेई था उसको टर्मिनेट कर दिया है और जो एई था उसको हमने सस्पेंड कर दिया। इधर मुखर्जी नगर में रहने वाले अभ्यर्थियों ने प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। चिट्ठी में आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक अभिषेक गुप्ता भी शामिल हैं। कोर्ट ने अभिषेक गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) जल्दबाजी या लापरवाही में किए गए कार्य में किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा और 290 इमारतों को गिराने, मरम्मत करने, बनाने संबंध में लापरवाही बरतने के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद से लगातार ब्लेम गेम भी जारी है। ब्लेम गेम इस बात को लेकर कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही, क्योंकि एमसीडी में और दिल्ली की सरकार में उनकी सत्ता एक तरीके से बनी हुई है। तो ऐसे में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ। उनका आरोप है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो उपराज्यपाल के अधीन आते हैं और वो दिल्ली सरकार की सुनते नहीं है। इस बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नजर नहीं आ रहा कि इस प्रकार की घटना आखिर हुई क्यों और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए वो करेंगे क्या। दिल्ली में आप मुख्यालय पर भाजपा का प्रदर्शन और आम आदमी पार्टी का उपराज्यपाल सचिवालय पर प्रदर्शन ये बता रहा है कि दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। हादसा नहीं, ये हत्या है कि नारों के साथ आप मुख्यालय के पास भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन भी चलाई। बीजेपी सीधे सीधे 3 छात्रों की मौत के लिए दिल्ली सरकार, नगर निगम और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदार ठहराते हुए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने ड्रेनेज मैनेजमेंट के लिए, मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए और पूरी डिस्टिलेटिंग फाइल्स के लिए मिनिस्टर इंचार्ज सौरभ भारद्वाज को 21 अगस्त 2023 को एक प्रपोजल बना के भेजा। 5 महीने के बाद उस पर एक नोट लिख के भेजते हैं
और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी दोबारा 8 अप्रैल 2024 को उनको फाइल अप्रूवल के लिए भेजते हैं और आज तक फाइल सौरभ भारद्वाज के साथ पेंडिंग है। अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया होता तो आज राजेंद्र नगर में ये हादसा नहीं होता। वहाँ के पार्षद, वहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को सीधी जिम्मेदारी लेकर कहना चाहिए हम इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये जो हत्या है इसके खून में सब लिप्त हैं। ये दुर्घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। आपको पता है कि हर साल पानी वहाँ भरता है, आप उसकी चिंता करें। फिर उन बिल्डिंग्स के अंदर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज कैसे चल रही हैं, आपने रोका क्यों नहीं उनको? वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी घटना की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और एमसीडी कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ये कहकर अपनी सरकार का बचाव किया कि उन्होंने फरवरी महीने में मॉनसून के दौरान जल भराव को रोकने के लिए सभी विभागों की बैठकें बुलाई थी, लेकिन इसमें कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं पहुंचा। मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था, टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है। सौरभ भारद्वाज की सफाई पर सवाल ये उठ रहा है कि वो 6 महीने पहले ही बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने का जिक्र कोचिंग सेंटर हादसे के बाद क्यों कर रहे हैं। दरअसल जिस जगह ये घटना हुई है उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक हैं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आता है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबेरॉय भी राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं और घटना में एमसीडी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। दिल्ली से विशाल बैरिस्टो और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कोचिंग सेंटर्स में इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं, इसको रोकने की व्यवस्था कैसे हो सकती है और कैसे लगाम लग सकती है ऐसी किसी भी संभावित घटना को लेकर, इस विषय पे हम आगे करेंगे विस्तार से चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली में हुई कोचिंग सेंटर की उस घटना का, और इस खबर पे हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा है हमारा विशेष सिस्टम है कि सुधरता नहीं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, तो इसको सुधारने की जरूरत है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर डी.के. शामी जी, जो कि पूर्व अग्निशमन सलाहकार रहे हैं भारत सरकार गृह मंत्रालय में। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा बी.एन. झा जी हैं, अध्यक्ष हैं स्वच्छादान फाउंडेशन एवं सामाजिक कार्यकर्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। झा जी, शुरुआत आपसे ही इस बात को लेकर करते हैं, क्योंकि आप खुद और अपने फाउंडेशन के माध्यम से दिल्ली की कोचिंग सेंटर और पीजी की बदहाली को लेकर किस प्रकार की अनियमितताएं, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। आखिर आपको जरूरत इसकी महसूस क्यों हुई, और क्या बड़ी एक अनियमितताएं आपको देखने को अभी तक मिली है? सर, मैं बता देता हूं कि मैं एक ऐसी जगह रहता हूं जहां आईएएस के नाम से जाना जाता था। वो जगह है मुखर्जी नगर। मैं 33 साल से मुखर्जी नगर में रहता हूं। मुखर्जी नगर का नाम एक बहुत ही गौरवान्वित नाम होता था कि यहाँ से लोग आईएएस बन के जाते हैं। लेकिन आज के दिन में अगर मुखर्जी नगर का नाम देखिएगा तो वो एक कमर्शियल हब हो गया है। वो छात्रों का शोषण करने के एक हब हो चुका है। उसके अलावा मुखर्जी नगर में कुछ भी नहीं है। ये देखते देखते दिन ब दिन 2010 से मैं देख रहा हूँ मुखर्जी नगर में इस तरह से ग्राफ बढ़ा है। पहले आईएएस के कोचिंग होते थे, एक टीचर होते थे, बच्चे आते थे, बच्चे आके टीचर से बात करते थे और बात करके कोचिंग लेते थे और सक्सेस करते थे। आज कौन टीचर होगा उसका कोई पता नहीं, इतना कमर्शलाइज हो चुका है। आज बच्चे आते हैं, वो देखेंगे बड़े बड़े इंक्वायरी ऑफिस है, बड़े बड़े एमबीए के लोग हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। जिसको आईएएस का ABCD पता नहीं है वो काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग करने के बाद बच्चे को एडमिशन में झोंक देते हैं। झोंकने के बाद इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, चूंकि मुखर्जी नगर और दिल्ली के चाहे उत्तम नगर हो, राजेंद्र नगर हो, लक्ष्मी नगर हो, या साउथ के कालू सराय, लाडो सराय हो, हर जगह अगर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल एरिया में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। और कोचिंग सेंटर चूंकि रेसिडेंशियल एरिया में लिमिटेड स्पेस होता है, घरों की संख्या लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन ये कोचिंग के कारण से इतना ज़्यादा अनियमितता है हर एरिया में, ऐसे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, उत्तम नगर, लक्ष्मी नगर में, कि आपको देख के शर्म आएगी। आप देखेंगे एक कोचिंग में हजार हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। पोटा केबिन बनाया हुआ है सर, मुखर्जी नगर के एक मॉल है वर्धमान मॉल, उसके ऊपर आप देखेंगे तो पोटा केबिन अनऑथराइज बना के उसमें हजारों बच्चे की क्लासरूम होती है। छत, हजारों छत बन चुके हैं कोचिंग के चक्कर में। जी, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में जिधर नजर दौड़ाइए अनियमितताएं आपको पसरी हुई दिखाई पड़ जाएंगी। डॉक्टर शामी, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अगर हालात ऐसे हैं तो हैं क्यों, और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर में एक चर्चा रखी, और उनका उपदेश है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। झा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने पूरा सार दे दिया जो आपका क्वेश्चन था कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। जैसा उन्होंने कहा कि रेसिडेंशियल क्वार्टर है, वहाँ पर भी ये लोगों ने कोचिंग चला दी। और जो संख्या की बात कर रहे हैं कि जो कोचिंग सेंटर की NOC दी जाती है 20 बच्चों से ऊपर हो या 100 बच्चों से ऊपर हो, उसकी कैटेगरी है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर आप NOC दे रहे हैं तो कितने बच्चों को वो व्यवस्था कर सकता है। तो इन सब व्यवस्थाओं का जब उल्लंघन होता है तब इस तरह के हादसे हम रोक पाने में असमर्थ हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे प्रावधान कर रखे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली फायर सर्विस एक स्टेप और आगे गया है। उन्होंने कहा कि 9 मीटर से ऊपर कोई भी बिल्डिंग है तो उसको NOC लेना ही पड़ेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधान को एज इट इज एक्सेप्ट किया है। जहां तक बेसमेंट का सवाल आया कि बेसमेंट में ऐसे हादसे हुए हैं, तो क्या बेसमेंट के NOC में ये प्रावधान था कि आप उसमें कोचिंग सेंटर चला सकते हैं? तो इसका साफ, अगर आप दिल्ली फायर सर्विस की NOC का लेटर देखें तो उन्होंने कहा है ये बेसमेंट स्टोरेज के लिए हमने परमिशन दी थी। और डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस अतुल गर्ग का मैंने एक स्टेटमेंट भी मीडिया में सुना है जहां उन्होंने क्लियर कहा है कि जब हमारे आदमी इंस्पेक्शन करने गए थे 1/7/2024 को, 9/7/2024 को NOC दिया है, 1/7/2024 में वहाँ किताबों के बंडल रखे हुए थे और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखती थी कि वहाँ पर कोई क्लास चलती है, वो स्टोरेज के रूप में फॉर्म होता था। तो जब तक ओनर ऑक्यूपायर अपनी मन मर्जी से
सरकार के बनाए हुए प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड को वायलेट करता रहेगा, हम इस तरह के हादसे रोक पाने में किसी भी तरह से समर्थ नहीं होंगे। ये हादसे होते रहे हैं, ये जरूरी है कि ये मिली भगत कहीं ना कहीं रोकी जाए जी, और ये सुधारना बड़ा जरूरी है भैया जी, क्योंकि जो बात स्वामी जी डॉक्टर कह रहे हैं, हाल ही में आपको अगर पता है कि हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जिसमें कहा था कि रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में या रेसिडेंशियल के जो भी जगह है उसमें आप कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। अगर 20 बच्चे से ऊपर है तो आपको कमर्शियल सेंटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस खबर से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की क्या है आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में हुई कोचिंग सेंटर की इस घटना को लेकर एक तरीके से उस पर दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है उसके लिए जांच के लिए एक कमेटी का समिति का गठन कर दिया है। तो गृह मंत्रालय ने गठित कर दी है समिति और जो जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और किस तरीके से ये घटना हुई है उसका वो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेगी। पुराने राजेंद्र नगर की कोचिंग का जो पूरा हादसा है इसको लेकर समिति में अतिरिक्त सचिव और गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव गृह, दिल्ली सरकार विशेष सीपी, दिल्ली पुलिस, ये तमाम लोग मिलकर इस पर काम करेंगे। अग्निशमन सलाहकार होंगे, संयुक्त सचिव होंगे, गृह मंत्रालय के संयोजक होंगे इस समिति में जो ये तय करेंगे और 30 दिन में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया है जो इस प्रकार की पूरी घटना पर पूरी जांच करेगी, साथ ही साथ ऐसे सुझाव भी सुझाएगी कि ऐसी कोई घटना आगे ना होने पाए। 30 दिन के अंदर ये एक तरीके से जो समिति है जिसमें तमाम एक्सपर्ट होंगी, जिसमें पुलिस भी होगी, जिसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, जिसमें गृह सचिव या तमाम आला अधिकारी भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे, वो ये तय करेंगे कि आखिर किस तरीके के इंतजाम किए जाएं, व्यवस्था की जाए कि ऐसी संभावित घटना ना होने पाए। अग्निशमन सलाहकार भी होंगे और 30 दिन के अंदर ये समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। तो अपने आप में इस घटना के बाद लगातार इस प्रकार पर सरकार की कार्रवाई दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्रालय ने गठित कर दी है समिति, 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगी, इस बात का भी सीधे स्पष्ट कर दिया गया है। पुराने राजेंद्र नगर जो कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर पर जहां पे हादसा हुआ था उसकी ये जांच करेगी और जांच के आधार पर तय करेगी कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है। समिति में अतिरिक्त सचिव अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिहाज से प्रमुख गृह सचिव दिल्ली सरकार और विशेष सीपी दिल्ली पुलिस के होंगे, अग्निशमन सलाहकार, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय संयोजक होंगे और ये एक तरीके से इसमें समिति में शामिल होंगे और ये अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताएंगे कि आखिर इस समिति के माध्यम से क्या कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मौजूद है। नीरज, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कम से कम पूरी जांच करेगी और सारे विभागों से संबंधित एक्सपर्ट इसमें शामिल है। नीरज, देखिए बिल्कुल, और बड़ी खबर है। आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जब से ये घटना हुई है तमाम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखें कि गृह मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर जो समिति गठित की है 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, ये बताएगी कि जो घटना हुई है उसका कारण क्या है, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें उसका भी जो सुझाव है वो जो कमेटी करेगी। इस कमेटी में गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं, एमसीडी के अधिकारी शामिल हैं और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के जो लोग हैं वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो कह सकते हैं कि जो गृह मंत्रालय है उसकी भी चिंता थी, जो छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अब आपने देखा है कि आज भी संसद के दोनों सदनों में इस बात की जो मांग है वो जोर से उठी थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की घटना हुई है वो कह सकते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया था संसद के दोनों सदनों में कि इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखें कि इससे पहले भी आग लगने की एक घटना हुई है। इसके अलावा आप देखें कि एक जो छात्र है उसको करंट लगने से भी उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। तो आखिर ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे कौन लोग दोषी हैं, कौन सी जो एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। आप अगर देखें कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलाई जा रही थी उसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन एनओसी दी गई फायर सर्विस के द्वारा। आप देखें कि एमसीडी के जो तमाम जो अधिकारी थे, एमसीडी के जो तमाम कर्मचारी थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो जाके देखें। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है उसके बाद एमसीडी जरूर जागरूक हुई है और वहां पर जो कोचिंग जो चला रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना हुई है और बिना
एमसीडी के अधिकारी और बिना फायर सर्विस के अधिकारियों के बिना इतने बड़े संभव पे ये जो घटनाएं हो रही हैं वो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है एमसीडी के जो लोग हैं, फायर सर्विस के लोग हैं, इनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बेसमेंट में एक स्टोर की जगह बताई गई थी और वहां पे ये कोचिंग आखिर चल कैसे रही थी और ये निगरानी भी लगातार नीरज होना जरूरी है, जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि आखिर ये घटना हुई कैसे और भविष्य में ना हो, ये भी तय होना जरूरी। बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। इस खबर पे अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर डी के शामी जी और जो कि पूर्व अग्निशमन सलाहकार भारत सरकार रहे, इसके अलावा बीएन झा जी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। बीएन झा जी, क्योंकि अब एक कमेटी का गठन होना क्या एक उम्मीद बनाता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के विशेषज्ञ जब मौजूद होंगे तो एक दीर्घकालिक समाधान और इस घटना के दूध का दूध पानी का पानी एक संभावना दिखाई पड़ रही है? सर देखिए, संभावना तो सब कुछ का है। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, ये कमेटी बनी बहुत अच्छी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जब एमसीडी नोटिस देती है, ये देखिए एमसीडी की नोटिस है, एमसीडी नोटिस देती है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मुखर्जी नगर में कि आपका कोचिंग अवैध है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है मुखर्जी नगर की बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर शॉप्स के लिए है, बेसमेंट जो है वो स्टोर के लिए है, मेजनाइन स्टोर के लिए है, ऊपर के 2 फ्लोर जो है वो ऑफिसेज, स्मॉल ऑफिसेज के लिए है। उसके बावजूद कैसे वहां कोचिंग सेंटर चल रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? अतुल गर्ग जी, जिनका बात अभी कर रहे थे, अतुल गर्ग जी से मैंने पर्सनली मिला, मैंने आरटीआई लगा के पूछा अतुल गर्ग जी ने क्या कहा। उनको किसी इंस्टीट्यूट वाले ने अगर मेल कर दिया कि सर मेरा इंस्टीट्यूट जो है 9 मीटर के अंदर में चल रहा है, तो क्या मुझे फायर एनओसी की जरूरत है? अतुल गर्ग जी ने मेल कर दिया है कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है। फिर मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि अतुल गर्ग जी, बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर है और इंस्टीट्यूट 9 मीटर में चल रहा है, तो क्या फायर एनओसी की जरूरत नहीं है? तो उन्होंने तब इस बात को रिवॉक किया। एमसीडी को हम लोगों ने, देखिए सारे जोन के एमसीडी को ये आरटीआई के थ्रू पूछा था कि दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और आपके पास कितने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। एमसीडी का आंसर है एक भी इंस्टीट्यूट उनके रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये बात बताएं, एमसीडी के जेईई आज आप एक मकान का ईंट रखने जाएं तो वहां पहुंच जाते हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि इतने सारे कोचिंग सेंटर दिख नहीं रहे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्वामी जी, आपको लगता है कि बिना मिली भगत के ये सब संभव नहीं है? आंख यूं ही नहीं कोई बंद कर लेता है। क्यों ऐसी व्यवस्था है जो सुधरती दिखाई नहीं पड़ रही? क्या और करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं। पहला ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे कोई नॉर्म्स हैं कि अगर इस तरह के हादसे या इस तरह की कोई अगर तकलीफ है तो उसको रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन एक्ट हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, इस तरह के एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किए गए हैं। हमारा मॉडल फायर फोर्स बिल है, वो कहता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करो। नेशनल बिल्डिंग कोड ने क्लियरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डिफाइन किया है, उसके फायर सेफ्टी के प्रावधान को डिफाइन किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टिव गया स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेप और अब मैंने कहा कि उसके पास भी रूल रेगुलेशन है, दिल्ली फायर सर्विस एक्ट। तो मेरा जहां तक सवाल था कि एक्ट रूल्स रेगुलेशन इस मामले में है, तो हाँ है। रही दूसरी व्यवस्था, इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है और इंप्लीमेंटेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है कि जो एक तो ओनर है, ऑक्यूपायर है, वो अपनी अंडरटेकिंग दे कि जिसके तहत मुझे एनओसी मिला है मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसका मिसयूज नहीं करूंगा और वहीं तक मैं सीमित रहूंगा। पहला तो उसकी अंडरटेकिंग हो और उसको हर 6 महीने में इस चीज को अपनी दोहराना है कि मैंने जो शपथ ली है एनओसी लेते वक्त कि मैं इसकी व्यवस्था मेंटेन करूंगा, उसको मेंटेन करना है। तो मेरा मानना है कि अगर ये 2 चीज हो जाए इंप्लीमेंटेशन साइड में और इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, अगर आप कह रहे हैं कि भाई ये कहीं तो कोई दोष है, तो इसमें दोनों चीज आपको मिल सकती है कि अगर उनको लगता था कि वो लाइब्रेरी चल रही है तो उसको व्यवस्था, या जैसे अभी झा जी कह रहे हैं कि हजारों इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इसमें कहीं इंफॉर्मेशन में कुछ सुधार हो सकता है क्योंकि ये एनओसी दी गई है, इसका मतलब उनको पता है कि इस तरह के कोचिंग सेंटर दिल्ली में चल रहे हैं। जी झा जी, क्यों आपको लगता है कि क्या सुधार की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो तात्कालिक सुधार की बात हो या दीर्घकालिक एक पूरा खाका तैयार करना हो, क्या वो एक बड़े कदम हो सकते हैं? सर, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जब फायर एनओसी, जिस बिल्डिंग राउज आईएएस में बच्चे मरे हैं, बच्चे हत्या की, ये सिर्फ राउज आईएएस नहीं है सर, उससे पहले पटेल नगर में हुआ, मुखर्जी नगर के एक पीजी में 25 मार्च को जब पूरे दुनिया
पूरे भारत होली मना रहा था। देख, पीजी से बालकनी कोलैप्स किया और वो लड़की 10 दिन बाद मर गई सर। उसका कोई जिम्मेदार नहीं हुआ। उसको नोटिस दिया एमसीडी ने कि ये इलीगल है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मुखर्जी नगर के पीजी में 27 सितंबर को आग लगी, 35 लड़कियों को दीवार तोड़ के निकाला गया। हम लोग वहां मौजूद थे, मदद कर रहे थे, लेकिन वो पीजी फिर वहां चल गया। कहां है एमसीडी, कहां है फायर एनओसी? जिस बिल्डिंग को राउज को फायर एनओसी दिया गया वो रेसिडेंशियल में बना हुआ है। रेसिडेंशियल में एमसीडी ने क्यों नहीं रोक लगाया कि फायर एनओसी गलत है? क्योंकि वो बिल्डिंग 100% कवर्ड किया हुआ है, जो कि बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। स्वामी जी, क्योंकि वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है, फाइनल कमेंट आपसे छोटा सा। लगातार एक बार आपने एनओसी दे दी, बट उसके बाद लगातार निगरानी की व्यवस्था क्या और इसको कैसे मजबूत किया जाए? संक्षेप में जल्दी से। आप अगर लगातार निगरानी करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि इनको जो 6 महीने का प्रावधान है उसको लागू किया जाए और हर 6 महीने में अपनी वीडियोग्राफी करके ये लोग फायर डिपार्टमेंट को सबमिट करें और फायर डिपार्टमेंट इस चीज़ की व्यवस्था करे कि ओनर और ऑक्यूपायर को हर 6 महीने में इसका वीडियो अपलोड करना है। तो वहाँ कम से कम ये होगा कि आज जो आप अभी एनओसी 3 साल के लिए मिला है, आज दिल्ली फायर सर्विस 1 जुलाई को गया है, उसके बाद 3 साल बाद जाएगा, 24 का 27 में जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर 6 महीने वाला प्रावधान जो सब जगह हुआ है इंडिया में, इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्री में और दूसरे स्टेट में भी हुआ है, हर 6 महीने में अंडरटेकिंग देता है कि मैं सब मेंटेन कर रहा हूं, अगर साहब उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो जरूर ठीक होगा जी। और ये जो एक कमेटी बनी है वो बहुत प्रोएक्टिव कमेटी है। इसको आप जब रिपोर्ट 30 दिन में आएंगे तब भी आप ये देखेंगे कि इस तरह के वो इसमें प्रावधान जरूर देने वाले हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि खाना पूर्ति से आगे बढ़ के बात व्यवस्था सुधारने तक जाए और सिस्टम कैसे सुधरे ये जमीन पर सुधरता नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। माफ कीजिएगा, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।